अब हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, और एनसीईआरटी में गिवन है वो न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ब्लॉक ऑफ मास ये m इक्वल टू 1 kg, कॉमा लगाओ, मूविंग ऑन a horizontal surface with speed और उसके बाद ये लिखना है vi इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। enters a rough patch ranging 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 from ये है और इसके बाद फुल स्टॉप कर देना। द रिटार्डिंग फोर्स का ही सिंबल है FR। द रिटार्डिंग फोर्स FR ऑन द ब्लॉक in this range is inversely proportional to x, स्मॉल x बनाएंगे, is inversely proportional to x over this range और नीचे से पेज के बीच में बीच ये लिख दो FR इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स फॉर 0.1 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 2.01। फिर नीचे लिख देंगे 0 है फॉर x less than 0.1 meter and x greater than 2.01 meter। ये पेज के बीच में बीच इस तरह से लिखना है तुम्हें, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब नीचे से लिखेंगे वेयर k इक्वल टू 0.5 जूल, फुल स्टॉप कर दें, फिर लिखें व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ये VF of the block as it crosses the patch अब ब्रैकेट में एक चीज और लिख देना, क्वेश्चन में गिवन है ln 20.1 इक्वल टू 3
ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इस पूरे न्यूमेरिकल को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज मैथमेटिकल है, इसको समझ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि तुम्हें इस तरह से समझना है कि ये हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारा एक्स एक्सेस है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है 0.1। कितनी डिस्टेंस है ये लिखा है ना, एक्स, ये लिखा है एक्स इक्वल टू 0.1 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है ये है 2.01 मीटर। हम एक्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये मीटर में है। ये देखो बच्चों ध्यान से, ये जो यहाँ से यहाँ तक की रोड है ये बहुत ही ख़राब है और इसमें रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। ये जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो रोड है, इस रोड में इतना रिटार्डिंग फोर्स बॉडी पर लग रहा है। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि उसने कह दिया 0, यानी यहाँ पर कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है और यहाँ भी कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है। तो इस पोर्शन में एफ आर कितना है? 0। कहाँ से कहाँ तक? इस पोर्शन में एफ आर 0 है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है आगे वाला, इसमें एफ आर कितना है? -k/x। और यहाँ आगे फिर क्या है? आगे भी एफ आर इक्वल टू कितना है? 0। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, यहाँ भी रिटार्डिंग फोर्स नहीं है। अब यहाँ से एक ब्लॉक आया है 1 kg मास का और उस ब्लॉक ने यहाँ पर एंटर किया। लो मैं ब्लॉक ही बना देता हूँ। यहाँ एंटर किया, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी? vi। लेकिन जब ये इस रफ पैच में चलेगा तो फ्रिक्शन लगेगा और वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। और यहाँ जब आया तो कहता है कि अब उस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये हमें vf निकालना है। जब यहाँ एंटर किया था तो उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। और रफ पैच को पार करके जब ये यहाँ पर आया तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। अब जरा सोचो हम सवाल करेंगे कैसे। अभी तो हमने सवाल के बारे में समझा है, सवाल करेंगे कैसे? ये vi है, ये vf है। यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है, यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज। हालांकि यहाँ पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है और वो भी रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। तो हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का ही यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू, पहले मुझे समझा देने दो, बाद में नोट कर लेना। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है kF - ki इक्वल टू W। kF की जगह हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी है तो ½ mv² ½ mvf² माइनस ki की जगह हो जाएगा ½ mvi² इक्वल टू W निकालना है
तो W के लिए मैंने बताया था वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाई वेरिंग फोर्स। तो ये कांस्टेंट फोर्स यहाँ नहीं है, ये वेरिंग फोर्स है। कैसे जान लिया मैंने वेरिंग फोर्स है? क्योंकि x आया है ना इसमें। जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस x इंक्रीज होती जाएगी, और जब x इंक्रीज होगी तो FR भी चेंज होगा। तो ये वेरिंग फोर्स है। तो वर्क डन बाई वेरिंग फोर्स का फार्मूला कल मैंने क्या बताया था? यहाँ होता है F/dx और नीचे होता है x1 और ऊपर क्या होता है x2। हाफ m की जगह पर 1 है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। हाफ m की जगह फिर 1 और vi कितना है 2 इक्वल टू, अब जरा देखना x1 की जगह क्या लिखेंगे। x1 की जगह लिखा जाएगा 0.1 क्योंकि यहीं से रफ पैच स्टार्ट होता है, और x2 की जगह क्या लिखा जाएगा 2.01। f की जगह क्या लिखा जाएगा, ये माइनस k/x और dx तो रहेगा। यहाँ पर देखो कितना आया अभी, ये vf² बचेगा केवल, और अपॉन में क्या रहेगा 2। यहाँ पर क्या होगा 2 इक्वल टू 0.1 2.01। k की वैल्यू कितनी गिवन है देखो 0.5, तो k की वैल्यू मैंने 0.5 रख दी। इंटू 1/x लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अपान में x था इसलिए मैंने 1/x लिख दिया। तो ये 1/2 vf² -2 इक्वल टू, ध्यान से देखना, -0.5 को हम बाहर निकाल लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब ये बचा 1/x। 1/x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और बेस में e। इसके बाद जो आगे की लिमिट होगी ये पीछे लगा देंगे, तो ये 0.1 और ये 2.01। ठीक है, तो ये तुमको अभी और भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं लिमिट? ये 2.01 x की जगह पर रख देंगे, तो 1/2 vf² -2 इक्वल टू -0.5 log e, x की जगह पर 2.01 माइनस लगाएंगे। अब पहले हमने ये रखा है x की जगह पर, अब x की जगह पर क्या रखोगे, ये नीचे वाला रखोगे, तो log e 0.1। ठीक है, इसको ज़रा नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ कैलकुलेशन। तो अब हम इसको आगे यहाँ लिखते हैं, हाफ vf² -2 इक्वल टू -0.5। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो टर्म हमारे माइनस में रखे हैं तो जो माइनस वाला टर्म होता है वो अपॉन में आ जाता है। तो ये जो 0.1 है ये अपॉन में कर देंगे 2.01 के, तो माइनस वाला टर्म कहाँ आ जाता है, अपॉन में। तो हम इसको लिख सकते हैं log e 2.01/0.1। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखो ये हमें क्या मिलेगा, log e ये 20.1 हो जाएगा। और क्यों 1 हो जाएगा, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करो 10 का नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये 1 आ जाएगा, और ऊपर 20.1 हो जाएगा। -0.5 log e को ln लिखते हैं, ln log e की जगह पर क्या लिखते हैं ln 20.1। और देखो इसकी वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, -0.1 इसकी कितनी वैल्यू दी है 3। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, -2 के इधर ले जाना +2 हो जाएगा, और -1.5। अब कितना बचा ये बताओ, ये बचा तुम्हारा 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो vf² इक्वल टू 1 हो जाएगा।
ठीक है, तो वी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1, और ये वी एफ इक्वल टू हो गया 1 मीटर/सेकेंड, और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से। A 1 kg block, a 1 kg block situated on a rough incline, is connected to a spring, of spring constant 100 Newton per meter as shown in the figure। अब जरा ये फिगर बना लें, as shown in the figure, ये फिगर बना लें। बच्चों सुनो, ये इस तरह की एक कोई ट्रैक बनाई गई है, ये पूरा सॉलिड है, ये इस तरह का कोई ट्रैक बनाया गया, यहाँ पर एक स्प्रिंग बांधी गई है, और यहाँ पर एक पुली, ये पुली है। ठीक है, ये क्या बनाई मैंने, ये पुली बनाई है। स्प्रिंग का एक एंड इस पुली पर से गुजर रहा है, और इसके बाद उसको एक ब्लॉक से जोड़ दिया गया, ये ब्लॉक है। तो ये स्प्रिंग हो गई। स्प्रिंग का एक एंड यहाँ पर रिजिड वाल से बंधा हुआ है, तो स्प्रिंग ये है, एक एंड यहाँ बंधा हुआ है और दूसरा एंड पुली पर से गुजर के ब्लॉक से बंधा हुआ है। ये जो ब्लॉक है ये 1 kg का है। कितना है ये, 1 kg का ब्लॉक है ये, और स्प्रिंग का कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर। तो ये तुम्हें डायग्राम बनाना है, थोड़ा जल्दी करेंगे, डायग्राम बना लें। अब डायग्राम के नीचे से लिखो, द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट with the spring in the unstretched position, full stop. The block moves 10 centimeter down, the block moves 10 centimeter down the incline before coming to rest, full stop कर दें। find the coefficient of friction, between the block and the incline, full stop. Assume that the spring has a negligible mass, and the pulley is frictionless,
and the pulley is frictionless. देखो हमारे पास एक ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हमने क्या किया है, इस पुली के ऊपर से पास कराया और फिर स्प्रिंग के दूसरे एंड से हमने क्या किया, एक ब्लॉक बांध दिया। अब इसमें जब हम इस ब्लॉक को जब हम छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ब्लॉक, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और इनिशियली रेस्ट में था, जब हम छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो स्प्रिंग होगी, ये स्प्रिंग क्या होगी, ये ब्लॉक जब इधर आएगा तो ये स्प्रिंग खींचेगी, तो ये स्प्रिंग खींचेगी तो इस पर फोर्स लगाएगी और स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया वो है एफएस, स्प्रिंग फोर्स। साथ में ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इस पर फ्रिक्शन भी है, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हो गया एफ के, ठीक है। कितना हो गया ये एफ के, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अब ये ब्लॉक तुम्हारा यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट दिया है क्वेश्चन में, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है उसने 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद ब्लॉक फिर रुक गया, इनिशियली भी रुका हुआ था और बाद में भी रुक गया, ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्वेश्चन में जो है वो हमको निकालना है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, मतलब म्यू के निकालना है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। अब जरा सोचिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगी, इसमें लगेगी वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनली काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और फोर्सेस लग रहे हैं, तो फोर्सेस के कारण वर्क भी होगा। अभी मैंने इसमें पूरे फोर्सेस नहीं बनाए, अभी इसका जो ब्लॉक का वेट है, वेट भी इसमें एक्ट करेगा और ये वेट हो गया mg। यहाँ पर mg के हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट किया जाएगा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और एक कंपोनेंट किया जाएगा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एक कंपोनेंट ऐसे होना चाहिए और एक होना चाहिए ऐसे। ज्योमेट्री से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये 37 डिग्री होगा। तो mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और वो है mg cos 37 और ये है mg sin 37, ठीक है। ये लिखा है mg sin 37 और ये लिखा है mg cos 37। तो अभी एक फोर्स और लगेगा, जिस इंक्लाइंड प्लेन पर ये ब्लॉक रखा है ये इंक्लाइंड प्लेन उस पर रिएक्शनरी फोर्स भी लगाएगा। तो ये है रिएक्शनरी फोर्स कैपिटल R, ठीक है। तो इसमें हम mg को अब कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि mg के हम दो कंपोनेंट ये कर चुके हैं। तो mg हमारा कैलकुलेशन से बाहर रहेगा, लेकिन mg cos 37 और mg sin 37 कैलकुलेशन में रहेंगे।
परपेंडिकुलर का ये साइन बनाया मैंने, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। जानते हो ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर ये चीज़, ये डायरेक्शन हुई, इस डायरेक्शन में मोशन तो हो नहीं रहा है, इसलिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स निकालते समय ये आर हो गया, एम जी कॉस 37 अपोजिट में है तो उसको नेगेटिव ले लेंगे, इक्वल टू जीरो, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, एम जी कॉस 37, ये आर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर cos 37 और sin 37 को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल हमने बनाया, ये है 37 डिग्री का एंगल, ये होता है 3 सेंटीमीटर, ये होता है 4 सेंटीमीटर, ये होता है 5 सेंटीमीटर। बताइए cos 37 कितना हुआ, cos 37 हो गया, हाँ, बेस अपन हाइपोटेनस यानी 4/5 हो गया, और sin 37 जरा देख लो कितना हो जाएगा, 3/5। तो इस तरह से हम sin 37 और cos 37 को याद रखें, कैलकुलेशन में यूज होता रहता है। अब हमें लगाना है यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, के एफ माइनस के आई इक्वल टू डब्लू, ये कहती है के एफ माइनस के आई इक्वल टू डब्लू। के एफ का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब ब्लॉक यहाँ आ गया तब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ है, और जब ब्लॉक यहाँ था तब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई है। तो यहाँ पर के एफ भी जीरो है और के आई भी जीरो है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था ब्लॉक और फाइनली भी रेस्ट में ही आ गया। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं के एफ इक्वल टू ज़ीरो, के आई इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डब्लू। डब्लू है वर्क डन, कई फोर्सेस लग रहे हैं तो सभी फोर्सेस का अलग अलग वर्क डन हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा होगा वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क ही हम पहले निकालें, वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी निकाल सकते थे। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू, स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन होता है वो हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर से फाइंड करेंगे, और ये जो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स है ये नेगेटिव आएगा, हमेशा ही नेगेटिव आता है, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाउनवर्ड, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है ये फोर्स ऑफ स्प्रिंग, इस वजह से ये नेगेटिव वर्क डन आएगा। क्योंकि तुम लोग जानते हो डब्लू का फार्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ये होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है और एफ एस लग रहा है अपवर्ड, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री हो जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम माइनस हाफ के की वैल्यू कितनी दी गई है, के की वैल्यू दी गई है 100, और x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 का स्क्वायर, ये जानते हो कितना आने वाला है, माइनस का देखो 1/2 100 इंटू 0.01, 0.01 ने 100 को ख़त्म कर दिया, तो माइनस का 0.5 जूल। ये है वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब हम वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी निकाल लें। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, और इसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे वही एफ एस कॉस थीटा वाला। तो एफ के इंटू एस इंटू कॉस, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर डाउनवर्ड और एफ के लग रहा है पीछे की तरफ, कितना हो गया इनके बीच का एंगल, 180 डिग्री हो गया। तो ये तुम्हारा कॉस 180 की वजह से -1 आ जाएगा।
एफ के का फार्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू आर इंटू एस, म्यू के। अब इसमें हम W1 W2 कर देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लिखा रहने दो इसको, W1 कर दो और ये तुम्हारा हो जाएगा W2 W2। आर की जगह क्या लिखोगे, mg cos 37 इंटू एस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। चलो बाद में वैल्यू रखते हैं इसकी, एस डिस्प्लेसमेंट है ये, तो माइनस म्यू के, एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू क्या रख दें, चलो 10 रख देते हैं, ठीक है। cos 37 कितना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5 इंटू एस डिस्प्लेसमेंट है 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना इसमें, 10 सेंटीमीटर तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 की वजह से 10 तो ख़त्म हो गया, 4/5 कितना होता है 0.8, तो 0.8 म्यू के, ये तुम्हारा वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। कहीं कोई कैलकुलेशन एरर है क्या, नहीं है ना। ये भी हमने वर्क डन बाई क्या निकाला है, फ्रिक्शन निकाला है। इसके बाद और क्या निकालें अभी, हाँ वर्क डन बाई mg sin 37, क्योंकि ये भी तो फोर्स है, इसके द्वारा भी वर्क होगा। तो यहाँ पर अब हम निकालने जा रहे हैं वर्क डन बाई mg sin 37, W3 इक्वल टू वही एफ एस कॉस थीटा लगाएंगे, तो F की जगह पर mg sin 37, S की जगह 0.1 और cos, ये जो थीटा होता है ये वाला थीटा F और S के बीच का एंगल होता है, तो F तुम्हारा इधर है, S भी तुम्हारा इसी तरफ है, इसलिए 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, M हो गया 1, G हो गया 10, sin 37 कितना हो गया 3/5 इंटू 0.1, cos 0 की वैल्यू 1 हो चुकी है, ये 0.1 तो 10 ख़त्म हो गया, अब ये 0. अब मैं 3/5 ही रखूँगा इसको, ठीक है। डेसिमल में मैं नहीं रख रहा हूँ, यहाँ डेसिमल में मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि पूरे डिवाइड हो गया था। कैसे, अच्छा हाँ ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, अगर पूरा डिवाइड हो तभी डेसिमल में कैलकुलेशन किया करो, अदरवाइज नहीं। डेसिमल का कैलकुलेशन सबसे लास्ट में ही किया करो। तो 0 पॉइंट कितना आ गया, ये 6 आ गया, ये 0.6 जूल आ गया। अच्छा, वर्क डन बाई आर और वर्क डन बाई mg cos 37 ये 0 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो इधर हो रहा है ऐसे और आर तुम्हारा ऐसा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90। तो यहाँ जब cos 90 रखोगे तुम लोग यहाँ पर, तो cos 90 क्या हो जाता है 0। तो वर्क डन बाई आर हो गया 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि आर और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 90, तो cos 90 0 हो जाएगा। इसी तरह से वर्क डन बाई mg cos 37 भी 0 हो जाएगा। तो अब ये हमारे 3 वर्क डन हमने निकाल लिए। अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे और फिर बाद में फार्मूला लगाएंगे kf माइनस के आई इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर टोटल वर्क डन निकाल लें। टोटल वर्क डन W इक्वल टू, सभी को ऐड कर देना है। देखो W1 कितना था -0.5 और W2 कितना है -0.8 म्यू के, और ये है +0.6। ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया। टोटल वर्क डन के बाद क्या करना है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम
यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या लिखना है उसमें? के एफ माइनस के आई इक्वल टू डब्लू। ठीक है, तो ये तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद ये नीचे सब पूरा लिखते चले जाना है, ये भी बनाते चले जाना है इसी तरह से। और लास्ट ये वाला लास्ट में लिखना है, ये वाला के एफ माइनस के आई इक्वल टू डब्लू। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम के एफ क्या रखेंगे, 0, के आई क्या रखेंगे, 0, और डब्लू की जगह हमें ये लिखना है -0.5 -0.8 म्यू के प्लस 0.6। ठीक है, तो अब हम इनको यहाँ ले जाएं तो 0.5 माइनस 0.6 इक्वल टू माइनस का 0.8 म्यू के, माइनस का कितना बचा ये 0.1 इक्वल टू माइनस में ही है ये 0.8 म्यू के, माइनस ख़त्म हो गया तो म्यू के इक्वल टू तुम्हारा आ गया 1/8, 1/8 आएगा ना, 0 पॉइंट कितना आया 125। ठीक है, ये म्यू के आ गया। अगर हम स्मॉल जी की वैल्यू 10 ना लेते, 9.8 लेते, तो थोड़ा सा फ़र्क इसमें आता है, 0.127 आ जाता है फिर। ठीक है, तो मैंने स्मॉल जी की वैल्यू 10 ले ली थी तो आसान रहा थोड़ा, और ये म्यू के की वैल्यू इतनी आ गई, और यही हमें फाइंड करना था। ओके।